बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपके पास नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हूँ और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है ये है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। एक सेकंड, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इसकी मीटिंग आईडी और पासवर्ड क्या है, मैं वो कॉपी कर ज़रा ग्रुप में डाल दूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स उनको जूम यूज़ करने में मेरे ख्याल में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो आज अब जो हमारा लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, हम नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बुक है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, मैंने ऊपर लिख भी दिया है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। आप लोगों को पहले बता भी दिया था लेक्चर खत्म होने से पहले कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का है। आप फार्मेसी की कैटेगरी बी में एडमिशन है आप लोगों का, और अब जो आप पढ़ रहे हैं वो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा कि आपके दो सब्जेक्ट्स एक के साथ जुड़े हुए हैं और दो एक के साथ। पहला सब्जेक्ट जो था हमने पढ़ा वो एनाटॉमी, वो जुड़ा हुआ है फिजियोलॉजी के साथ। दूसरा सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, ये जुड़ा हुआ है, जुड़े से मुराद ये कि इसको कंबाइन पढ़ाया जाएगा माइक्रोबायोलॉजी के साथ। माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है ये आपके कंबाइंड सब्जेक्ट हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कंबाइंड है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तो बुक भी कंबाइंड है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की बुक आपको अलग से दी गई है। इन कंबाइंड सब्जेक्ट से आपका एक पेपर बनेगा और उसको पेपर ए कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? पेपर ए। और बाकी के दो सब्जेक्ट से एक है फार्मेसी का सब्जेक्ट और एक है फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट। इन दो सब्जेक्ट से एक पेपर बनेगा। ये दो बुक्स अलग अलग हैं आपके पास, इसको पेपर बी कहते हैं। पेपर बी। दोनों पेपर 120 नंबरों के हैं। 120 को में से आपने अगर 60 ले लिए तो आप पास हैं। आधे नंबरों वाला पास होगा। पहले दिन पेपर ए होगा, दूसरे दिन पेपर बी होगा। इनमें कोई गैप नहीं होगा। सैटरडे को पेपर ए, संडे को पेपर बी एनटीएस लेता है। और ये जो नंबर है 120, इसमें 60 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, एक नंबर का एक, और 60 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। 12 सवाल 5 नंबर का एक, तो हर सवाल 5 नंबर का, तो 12 60 नंबर के। और ये 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन होती हैं ए बी सी डी, इनको आपने करना होता है। ठीक है जी। तो इन दोनों में से मिला के आपने 120 160 के पोर्शन में से टोटल 120 में से 60 नंबर लेने। दोनों पेपर का पैटर्न यही है। ये मैंने अब आप लोगों को इसका पैटर्न समझाने के लिए लिखा था, तो बेसिक आइडिया दे दिया कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंबाइन पढ़ रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी कंबाइन पढ़ रहे हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री क्या है? देखें, आप जानते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं और आपका काम मेडिसिन बनाना है, मेडिसिन को स्टडी करना है। तो उसके लिए आपको इंसानों को समझाया जा रहा है कि ह्यूमंस को समझेंगे तो मेडिसिन को स्टडी कर पाओगे। अब बायो के मायने आप सब जानते हैं। बायो मीन लाइफ, क्लियर। केमिस्ट्री मीन यूनियाई तरकीब, केमिस्ट्री केमिकल। मतलब क्या हुआ? बायोकेमिस्ट्री जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बनता है लाइफ के केमिकल, जिंदगी के केमिकल, जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल। याद रखिएगा कि आपकी जिंदगी में साबुन इस्तेमाल हो रहा है, वो भी एक केमिकल है। आपकी जिंदगी में घरों में और मुख्तलिफ चीजें, सरसों का तेल, जैतून का तेल, रोगने, बादाम, खाने पकाने के तेल, मसाले, वो भी केमिकल हैं। डिस्टम्बर इस्तेमाल हो रहा है घरों में, ये भी केमिकल है। लेकिन ये हमारी जिंदगी के केमिकल नहीं है।
हमने वो केमिकल पढ़ने हैं जिनसे हमारी जिंदगी वजूद में आई है, जिनसे हमारी जिंदगी वजूद में आई है। दुनिया की हर चीज की एक केमिस्ट्री है, दुनिया की हर चीज की केमिस्ट्री है। जैसे ये पेन प्लास्टिक का बना है और प्लास्टिक जो है वो खालिस्तन कार्बन की बनी हुई है, कार्बन जिसकी अलामत C है। लोहा आयरन का बना हुआ है, ठीक है। इस तरह हर चीज, हड्डियां कैल्शियम की बनी हुई हैं। इसी तरह आपके जिस्म भी सारे का सारा, ये जो गोश्त है, गोश्त भी मुख्तलिफ केमिकल से गोश्त बना है, हड्डियां मुख्तलिफ केमिकल से हड्डियां बनी है, चर्बी मुख्तलिफ केमिकल से चर्बी बनी है, पानी भी तो केमिकल से बना है ना। आप देखें वाटर का फार्मूला H2O, H का मतलब हाइड्रोजन और O का मतलब ऑक्सीजन। तो ये सब क्या है? ये केमिकल ही तो है। आप सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, ये सब क्या है? केमिकल। बाहर सांस निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? केमिकल। तो ये केमिकल आपकी जिंदगी में जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। आपको पता है कि इंसान की तख्लीक अल्लाह ने मिट्टी से की है और मिट्टी के अंदर दुनिया के तमाम केमिकल्स पाए जाते हैं। मिट्टी से सोना निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, कैल्शियम निकल रहा है, लोहा निकल रहा है, पानी निकल रहा है, हत्ता कि मिट्टी से पौधे निकल रहे हैं, उन पौधों को हम खाते हैं। तो अल्लाह ने हमें मिट्टी से पैदा किया और हमारी खुराक भी मिट्टी में रखी। तो यही मिट्टी के खास वो केमिकल जो जमीन के अंदर थे वो इंसान के अंदर भी चले गए और इंसान के अंदर गए। अब हम विटामिन्स, पौधों में विटामिन्स है, विटामिन्स क्या है? केमिकल है। आप पौधों में नाइट्रोजन है, केमिकल है। खाद डालते हो ना, पौधे भी ये केमिकल खाते हैं, तो खाद नाइट्रोजन से, यूरिया खाद से उनकी बढ़ोतरी होती है, फास्फोरस खाद से। तो यही केमिकल हमने पढ़ने हैं कि हमारी जिंदगी में इन केमिकल का क्या किरदार है और इन केमिकल्स के ऊपर नीचे होने से हमारी जिंदगियों पे क्या असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप सब लोग जानते हैं कि ब्लड जो है वो खून में आयरन होता है, आयरन होता है, सबको पता है, लोहा होता है। लेकिन आप सोचें कि अगर आयरन की मिकदार कम हो जाए, जब आप लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं तो उसमें आयरन की मिकदार कम आती है, तो आप में खून की कमी हुई होती है, तो डॉक्टर आपको आयरन की टेबलेट लिख देता है। आप कहते हैं सर मुझे कमी तो खून की है, लेकिन आप लिख टेबलेट आयरन की रहे, मुझे तो खून की कोई टेबलेट लिख दें। डॉक्टर कहता है मियां आयरन से ही तो खून बनेगा आपके जिस्म में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमें फिर जो दवाइयां दी जाती हैं जब हम बीमार होते हैं, वो दवा भी तो एक केमिकल है। दवाइयां के केमिकल नहीं है, जरिए अद्वियात भी केमिकल, इंसानी अद्वियात भी केमिकल। तो हम केमिकल अपने अंदर रखते हैं, तो ये केमिकल जाके उनकी तस्हीह करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं, उनको सही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी भी केमिकल्स का मजमुआ है। उन मुख्तलिफ केमिकल्स का और उन मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस का मुतालिया बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है कि आपकी रोटी जो है ये भी केमिकल का मजमुआ है। जब आप खाना खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें भी केमिकल, आयरन, कैल्शियम सब केमिकल, विटामिन्स केमिकल। तो ये जिस्म में जाके कैसे टूट फूट का शिकार होते हैं और टूट फूट के बाद ये कैसे नए मॉलिक्यूल हमारी जिंदगियों के मुताबिक बनाते हैं, इस स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो आज मैं इसका आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, जो कि पेपर के लिहाज से तो अगरचे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन में आप लोगों को समझ आ जाता है कि मैं क्या पढ़ने चाह रहा हूं और मुझे इसकी जरूरत क्यों है। तो बायोकेमिस्ट्री डील्स विद केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बायोकेमिस्ट्री केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से डील करती है। केमिकल का मतलब केमिस्ट्री वाले, मेटाबॉलिक का मतलब हमारे जिस्म में नशोनुमा वाले प्रोसेस। याद रखिएगा मेटाबॉलिक का लफ्ज मेटाबॉलिज्म से निकला है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आगे डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, एक का नाम एनाबॉलिज्म और एक का नाम कैटाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, इन दोनों का मजमुआ मेटाबॉलिज्म। आपके जिस्म में नशोनुमा के अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपके जिस्म में नशोनुमा के अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे आपके पौधे नशोनुमा करके बड़े होते हैं तो जमीन से नमकियात, ग़िज़ाइयत वो खा जाते हैं, मजीद पानी आपको देना पड़ता है, पानी पी जाते हैं।
ग़िज़ा डालनी पड़ती है, खाद डालनी पड़ती है कुदरती या अंग्रेजी, और उनकी ग्रोथ होती है। इसी तरह जब आप कुछ अपने जिस्म में खाते हैं, जो हम कुछ भी खाते हैं वो सब केमिकल्स हैं, केमिकल से बने, तो वो हमारे जिस्म में टूट-फूट का शिकार होते हैं, उनसे पुराने मॉलिक्यूल टूटते हैं और नए मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे पौधों ने जमीन से मॉलिक्यूल लिए, उनको इस्तेमाल किया, जमीन में वो खत्म हो गए, पानी लिया, अपने मुताबिक इस्तेमाल किया और खुद बड़ा हो गया। इसी तरह एनाबॉलिज्म एक तामीरी अमल है, तामीरी मीन कंस्ट्रक्टिव, यानी जब आपके जिस्म में न्यू सेल्स बनते हैं, न्यू चीज, कोई भी न्यू चीज फॉर्म होती है, बनती है, उसको हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। कैटाबॉलिज्म एक तखरीबी अमल है, तखरीबी का मतलब टूट-फूट वाला। जब ओल्ड सेल्स या ओल्ड मॉलिक्यूल्स डेड होते हैं, किल होते हैं, मरते हैं, ओल्ड केमिकल्स टूटते हैं, उस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें पहले से वाले मौजूद केमिकल ब्रेक होकर नए केमिकल्स को जन्म देते हैं, पुराने सेल ब्रेक हो जाते हैं, उनको नए सेल रिप्लेस कर देते हैं। इस सारे प्रोसेस को, इस सारे केमिकल प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है। अब मैं इसके बारे में आपको पढ़ाता हूँ। वो कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री डील विद केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक हमारे जिस्म में पाए जाने वाले केमिकल और या मेटाबॉलिक प्रोसेस से है। वो केमिकल प्रोसेस का दूसरा नाम मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कह रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म हकीकत में केमिस्ट्री का ही एक फेल है जिसमें पुराने मॉलिक्यूल ब्रेक होकर नई चीज को बनाते हैं। which take place in tissue cell, जो के सेल्स के टिश्यूज में हो रहे हैं, टिश्यू सेल में हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एक सिंगल ईंट की मिसाल लो, वो एक सेल है। जब ज्यादा ईंटों का मजमुआ बनेगा, एक दीवार बन गई, वो एक टिश्यू है, एक ब्लॉक बन गया, वो एक टिश्यू है, और एक कई दीवारें जुड़कर एक कमरे का स्ट्रक्चर बन गया, वो एक ऑर्गन है। इस तरह जब एक सेल, वो सेल, बंडल ऑफ सेल्स, टिश्यू, बंडल ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन। तो कह रहे हैं ये सारे केमिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे टिश्यूज में हो रहे होते हैं। तो द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द मटेरियल, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं टेक प्लेस, वकू पसीर होते हैं इन द मटेरियल, उस सेल के मटेरियल में जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, व्हिच इज द बेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ, जो के जिंदगी की तमाम अक़साम की बुनियाद है। प्रोटोप्लाज्म, आपको पता है कि सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जिंदगी है, यानी सेल एक मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये पानी है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इस पानी के अंदर, इस लिक्विड के अंदर मुख्तलिफ सेल के ऑर्गन्स, लाइपोसोम्स हैं, गोल्गी अपरेटस हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर पड़ा हुआ है। आप माइक्रोबायोलॉजी में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आगे फिजियोलॉजी में सॉरी, तो आपको पता लग जाएगा। इस सब को प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, मजमूई सेल के टिश्यूज, पार्ट्स वगैरह को मिक्स करके प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये सॉरी, तो वो कह रहे हैं कि ये जो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं, ये सेल के प्रोटोप्लाज्म में हो रहे हैं, और ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर इन मेटाबॉलिक रिएक्शन का होना ही जिंदगी की दलील है, जिंदगी की बुनियाद है। अगर आपका खाना हजम ना हो, आपके जिस्म में केमिकल रिएक्शंस ना हो, क्या आप जिंदा रह सकते हैं? उल्टी आएगी, मतली आएगी, मोशन लगेंगे, फिर भी ना हो तो आप खा ही नहीं सकेंगे, फिर भी ना हो तो आप एक दिन कब्र में चले जाएंगे, डॉक्टर भी नहीं खिला सकेगा। जिस तरह मुर्दा अगर मर जाए, किसी इंसान ने खाना खाया और फौरन से उसकी डेथ हो गई, अब वो खाना तो उसके पेट में वैसे ही है, वो हजम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक गए, उसके जिस्म के हर सेल की डेथ हो गई, वो सांस नहीं ले पा रहा, हर सेल ऑक्सीजन की कमी से मर गया, तो इंसान भी मर गया। अब वो खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है पेट के अंदर, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक गया है। अब वो उसके जिस्म के साथ अंदर ही गलेगा, सड़ेगा, आगे मूव नहीं करेगा। समझ आ रहा है? उसका लुआब नहीं बनेगा, उसका पेशाब नहीं बनेगा, उसका पखाना नहीं आएगा, मर गया, खत्म हो गया, मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक गए। तो ये जिंदगी की बुनियाद है। एज लॉन्ग एज, जब तक these reaction take place in an organized form,
जब तक ये रिएक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड हालत में होते रहते हैं, ऑर्गेनाइज कहते हैं तरतीब के साथ चलते रहते हैं हमारे जिस्म में, वी रिमेन हेल्दी, हम सेहतमंद रहते हैं। द मोमेंट वो लम्हा देयर अकर डिसऑर्गेनाइजेशन इन दीस रिएक्शन, जब इन रिएक्शंस में एक डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाए, डिसऑर्गेनाइजेशन बेतरतीबी बेकायदगी आ जाए, वी फॉल इल और इवन डाई, हम मर जाते हैं, सॉरी हम बीमार हो जाते हैं, फॉल इल बीमार पड़ जाते हैं, और इवन डाई मर जाते हैं। यानी ये केमिकल रिएक्शन जो आपके जिस्म में हो रहे हैं, अगर ये एक सीक्वेंस से होते रहे तो आप ठीक रहेंगे। जब सीक्वेंस बिगड़ेगा तो खाना हजम होने के बजाय मोशन लगा देगा, खाना हजम होने की बजाय उल्टी ले आएगा, पेशाब पानी जिस्म में जज़ब होने की बजाय बार-बार पेशाब आएगा, यानी आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस कोई खराब हो गया है, आपकी चीजें हजम नहीं हो पा रही। देखो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तब्दील होने से भी बीमारी मिलती है, इंसान बीमार हो जाता है, हड्डी टूट गई बीमार हुआ, मुंह सूज गया बीमार हुआ, जबान पक गई बीमार हुआ, लेकिन आपकी जबान भी ठीक है, हड्डियां भी ठीक हैं, जिस्म का अंदर का स्ट्रक्चर भी ठीक है, आपके जिस्म की केमिस्ट्री के बदलने से भी आप बीमार हो जाते हैं। जैसे खून में आयरन की कमी होने से खून की कमी हो गई, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने से, विटामिन डी की कमी होने से, जो कि केमिकल है, आपकी हड्डियों में दर्द रहने लगा। डॉक्टर एक्सरे करेगा, सब कुछ करेगा, भाई आप बिल्कुल ठीक है, आपकी हड्डियों का तो स्ट्रक्चर भी ठीक है। तो यहाँ पर डिजीज स्ट्रक्चर से नहीं पता चलेगी, यहाँ पर डिजीज केमिस्ट्री के पता करने से पता चलेगी। और हम ये बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें पैथोलॉजी, डिजीज का इल्म आए, और उस जब डिजीज का इल्म आएगा तो फिर ही हम उसका इलाज तजवीज करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे मर्ज क्या है, दवाइयां बेशक आपको सारे जहान की पता है, आप इलाज नहीं कर सकते। ठीक है मोहतरम, तो यही बात लिखी हुई है कि जब हमारे ये केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन में डिसऑर्गेनाइजेशन आती है, बेकायदगी आती है, हम बीमार हो जाते हैं या हत्ता कि हम मर जाते हैं। इट इज अमेजिंग टू नोट, ये बहुत अहम है कि इस बात को गौर किया जाए, ऑल द एलिमेंट्स, वो तमाम के तमाम अनासिर दैट कलेक्टिवली गिव राइज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मजमूई तौर पर गिव राइज बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार, आर बाय देमसेल्फ इनएनिमेट, वो बजाते खुद उसके दुश्मन हैं। इनएनिमेट मतलब क्या है? उसको खत्म करने वाले। वो कह रहे हैं कि वही तमाम केमिकल्स जो एक इंसान को वजूद देते हैं, हमारे जिस्म में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, सोडियम नमक में होता है, ज्यादा बढ़ जाए तो बीपी हाई हो जाता है, कम हो जाए तो बीपी लो हो जाता है। वो कह रहे हैं कि यही केमिकल जो इंसान के जिस्म को गिव राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, यही उसके दुश्मन हो जाते हैं, उसको बीमार करते हैं। दुश्मन कैसे? कि जब ये बढ़ जाए मिकदार से ज्यादा तो भी बीमारी, मिकदार से कम हो जाए तो भी बीमारी, आयरन बहुत बढ़ गया तो भी डिजीज, कम हो गया तो भी डिजीज, खून की कमी हो गई, सोडियम बढ़ गया खून में, ब्लड प्रेशर हो गया, कम हो गया तो बीपी लो हो गया। तो ये एक यही केमिकल जब इनमें डिसऑर्गेनाइजेशन आएगी, यही आपकी जान के दुश्मन हो जाएंगे। डॉक्टर क्या करता है? लेबोरेटरी टेस्ट कराता है जब आप बीमार होते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में केमिकल की लैब्स की टेक्निक्स आती है, वो कहता है भाई रिपोर्ट्स बड़ी खराब है, दुआ करें। क्यों? कि भाई ये केमिकल से बिगड़ गए, और कुछ नहीं है, मरीज ठीक है, बस हल्का सा बुखार चढ़ा केमिकल से बिगड़ने से, सांस फूला केमिकल के बिगड़ने से, स्ट्रक्चर ठीक है, ठीक है। However, ताहम when present in optimum amounts, लेकिन जब ये ऑप्टिमम मुनासिब अमाउंट्स मिकदार में होते हैं, एंड इन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, और जब एक मुनासिब कॉम्बिनेशन में होते हैं, दे मेक लाइफ पॉसिबल, तो यही केमिकल जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं जब इनके मिकदार और इनका कॉम्बिनेशन मुनासिब हो। लेकिन जब इनके मिकदार और इनका कॉम्बिनेशन तब्दील होता है तो जिंदगी भी तब्दील हो जाती है। इन्होंने लिखा हुआ है लुड्डू गुड बर्ड्स नारायण शाहबख्त लिखा हुआ है, शायद नॉन साइंटिस्ट या गैर साइंसी शख्स था, हैज बेस्ट इलस्ट्रेटेड दिस इन द फॉलोइंग वर्स, उसने अपने अशआर में जिंदगी की एक कमजोरी को दर्ज किया या बताया। क्योंकि अब यहाँ मेरे पास तो शेर नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसने अपनी मतलब जिंदगी के बारे में बताया। इसे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, तो बुक में तो नहीं आ रहा, ना मैं उर्दू का पेपर पढ़ा रहा हूँ, बस उसने बताया कि जिंदगी की जो अदम चीज है उसके बारे में उसने बताया। आगे लिखा हुआ है अगले पैराग्राफ में, कंपेयर टू अदर बायोलॉजिकल साइंसेस, दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस के मुकाबले में बायोकेमिस्ट्री इज क्वाइट यंग, बायोकेमिस्ट्री बहुत यंग है, बायोकेमिस्ट्री का इल्म बहुत यंग है। क्या मतलब हुआ
कि अगर हम दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस देखें, उनकी दरियाफ्त, उनकी इजाद बहुत पहले हो चुकी थी। बायोकेमिस्ट्री की दरियाफ्त जो है पाकिस्तान बनने के भी बाद 1950s और 60s में बायोकेमिस्ट्री की फील्ड डेवलप हुई। यानी एक ऐसी फील्ड जो पहले, जैसे एटम बम पहले नहीं था तो बना ना, तो जब ये पहली बार बना तो यानी एटम बम एक नई चीज है, इंसान के साथ से नहीं है। बारूद बहुत पुराना इंसान की हिस्ट्री के साथ है, लेकिन एटम बम बहुत नया है। इस तरह रॉकेट्स बहुत नए हैं, रॉकेट साइंस। इसी तरह स्पेस साइंस बहुत न्यू है, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री भी, ये भी एक नई साइंस है। आप देखिए आजकल लोग कहते हैं भाई कैंसर हो गया, शुगर हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, फलां मर्ज हो गया, फलां हो गया। पहले तो ये होते ही नहीं थे। पाकिस्तान जब नहीं बना था, हिंदुस्तान में तो इनका नाम ही नहीं था। जब से पाकिस्तान में आए, बूढ़े लोग, हमारे दादी भी कहती थी भाई जब से पाकिस्तान में आए यहाँ तो बीमारियां ही नई नई चल गई। वो बीमारियां इसलिए चल गई, पहले साइंस ने तरक्की नहीं की थी, अब टेस्ट होने लगे। जब टेस्ट होने लगे, साइंस ने तरक्की कर ली, तो उन्होंने बता दिया भैया आपको ये बीमारी है, आपको ये बीमारी है, आपकी शुगर हाई है, आपकी शुगर लो है, आपका बीपी हाई है, आपका बीपी लो है, आपको एड्स है, आपको कैंसर है, आपको हेपेटाइटिस है। तो ये बीमारियां पहले भी थी, लेकिन पहले इनका टेस्ट नहीं था, इसलिए पता नहीं चलता था। अभी भी कितनी बीमारियां ऐसी हैं जिनके इंसान को इल्म नहीं है, क्योंकि उनके टेस्ट मौजूद नहीं है, लेकिन वो बीमारियां वजूद रखती हैं और इंसान उनसे भी मर जाता है, हमें पता नहीं चलता कि क्यों मर गया। तो इसलिए बता रहे हैं कि दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस से अगर कंपेयर किया जाए, बायोकेमिस्ट्री इज क्वाइट यंग। बायोकेमिस्ट्री का जो फील्ड है वो बहुत नया है। दिस इज बिकॉज, इसी वजह से है, इन्वेस्टिगेटर्स, इसमें जो तहकीक करने वाले थे इन दिस फील्ड, इस फील्ड में हैड टू वेट, उन्हें बहुत इंतजार करना पड़ा फॉर डेवलपमेंट, उस तरक्की के लिए, टू टेक प्लेस इन अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो दूसरी केमिस्ट्री की ब्रांचेस में हो रही थी। केमिस्ट्री की दूसरी शाखों में जो तरक्की हो रही थी, उस तरक्की की वजह से बायोकेमिस्ट्री के इजाद होने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो मशीनें नहीं बनी, वो केमिकल्स ही दरियाफ्त नहीं हुए जो हमारे जिस्म में पाए जाते थे। आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का जदवल देखा है ना, उसमें सारे के सारे केमिकल हैं जो आज तक दरियाफ्त हुए। वो ही नहीं दरियाफ्त हुए थे तो हम कैसे बता सकते थे कि हमारे खून में आयरन है या हमारे खून में फला चीज है, हमारे जिस्म में ये चीज है। तो इस वजह से बायोकेमिस्ट्री को बहुत इंतजार करना पड़ा। जब बायोकेमिस्ट्री की दूसरी शाख वजूद आ गई, उसका अच्छा तरक्की हो गई, नॉलेज पूरा हो गया, तो फिर बायोकेमिस्ट्री दरियाफ्त हुई। दूसरी शाखों के बारे में बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोगों को पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है? केमिस्ट्री की वो शाख। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स बुनियादी तौर पर इसमें शामिल हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी जुज़ हो। कोई ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल, कोई ऐसी चीज जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी तौर पर शामिल हो, उन्हें ऑर्गेनिक केमिकल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और इन ऑर्गेनिक केमिकल्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी तौर पर शामिल नहीं होते। उसमें जैसे वाटर है H2O, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन नहीं है, लिहाजा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जैसे NaCl नमक, इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, ना कार्बन है, ना हाइड्रोजन है, ना ऑक्सीजन है। ये तीनों एक साथ होने चाहिए। अकेला हाइड्रोजन के आने से भी ऑर्गेनिक नहीं होता, अकेला ऑक्सीजन के आने से भी ऑर्गेनिक नहीं होता, अकेला कार्बन के आने से भी ऑर्गेनिक नहीं होता। समझ आ रही? तो सोडियम क्लोराइड भी क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह CH3CH एसिटिक एसिड, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है भाई? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, कैसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी उसके तौर पर शामिल हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी जुज़ के तौर पर शामिल ना हो। जिंदगी से मैंने आपको 2-3 मिसालें दे दी, उम्मीद है समझ आ रही होगी मेरी बात की। अब वो बता रहे हैं कि ये 20वीं सदी के सेकंड हाफ में हुआ। इट इज ओनली इन द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के सेकंड हाफ
यानी 20वीं सदी जो 19वीं सदी थी पाकिस्तान बनने के बाद 1950 के बाद ये मुमकिन हुआ that a biochemistry that started an offshoot of physiology, biochemistry that started जिसने शुरू किया an offshoot एक शाख के तौर पर, उभरती हुई शाख, offshoot कहते हैं उभरती हुई शाख के तौर पर of फिजियोलॉजी की। वो कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना शुरू किया फिजियोलॉजी के अंदर, क्योंकि हम जब फंक्शन स्टडी करते थे तो देखते थे केमिकल के तब्दील होने से हमारे बॉडी के फंक्शन बदल रहे थे। तो कह रहे हैं कि जब 1950 के बाद हमने बायोकेमिस्ट्री को फिजियोलॉजी की सबब्रांच के तौर पर स्टडी करना शुरू किया, इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, और ये एक इंडिपेंडेंट आजाद डिसिप्लिन पेशे के तौर पर इमर्ज उभरी इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में, जिसमें आज चल रही है 2020 है, अभी दिसंबर के बाद 21 शुरू हो जाएगा, 21वीं सदी के भी 20 साल गुजर गए। तो 21वीं सदी में इट इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक साइंसेस, ये है वन एक मोस्ट डायनामिक कसीर सिमटी साइंस whose frontiers, जिसके बॉर्डर्स, फ्रंटियर कहते हैं सरहदें, are expanding at a fantastic rate, जिसकी सरहदें एक फैंटास्टिक रेट शानदार तरीके से फैल रही हैं, एक्सपैंड हो रही है। यानी एक ऐसी साइंस है 21वीं सदी की जो तरक्की पे तरक्की करती जा रही है, बाकी सब फील्ड्स को पीछे छोड़ती जा रही है। तो एक बात वाली लेकिन लफ्जी बात है। This great leap forward in biochemistry has been enormous help in providing explanation for the mechanism of many physiological processes which were either unknown or were shrouded in mystery। वो कह रहे हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में ग्रेट लीप, अजीम छलांग फॉरवर्ड आगे की तरफ हैज बीन enormous help, हमारी इसने बहुत ज्यादा मदद की है। enormous कहते हैं बहुत ज्यादा, हेल्प मदद की है, इन प्रोवाइडिंग मुहैया करने में, एक्सप्लेनेशन कहते हैं तफसीलात, हमें इन चीजों की तफसीलात देने में बहुत हमारी मदद की है। कैसी तफसीलात? फॉर मैकेनिज्म ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कि हमने मैनी बहुत से फिजियोलॉजिकल जिस्म के काम करने के प्रोसेसेस अवामिल को समझा है, उसके मैकेनिज्म सीखेंगे, इसका तरीका कार क्या है। विच वर, जो पहले हाइदर टू अननोन, या तो हम उन्हें जानते ही नहीं थे, हाइदर टू यानी हम उन्हें जानते ही नहीं थे, और वर श्राउडेड टू मिस्ट्री, या राज के पन्नों में छुपे हुए थे। मिस्ट्री कहते हैं राज को, श्राउडेड छुपे होना। अवर मेडिकल साइंसेस, हमारी मेडिकल साइंसेस जैसे कि फिजियोलॉजी आपने पढ़ा, फार्माकोलॉजी अगले साल पढ़ोगे, मेडिसिन की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं आपके जिस्म के स्ट्रक्चर फंक्शन की स्टडी को, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं बैक्टीरिया की स्टडी को, पैथोलॉजी कहते हैं बीमारियों की स्टडी को, एंड इवन थेराप्यूटिक्स, और थेराप्यूटिक्स कहते हैं इलाज मालजे की स्टडी को। थेराप्यूटिक्स का लफ्ज निकला है थेरापी से, थेरापी का मतलब होता है इलाज। फिजियोथेरापी यानी फिजियो मतलब फंक्शन के जरिए इलाज, फंक्शन कैसे, कोई डॉक्टर आपको वर्जिश कराता है, आपका इलाज हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि थेराप्यूटिक्स have also greatly benefited from new discoveries in biochemistry, इन्हें भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ इन सब फील्ड को, फिजियोलॉजी को, एनाटॉमी को, बैक्टीरियोलॉजी को, पैथोलॉजी को, थेराप्यूटिक्स को, बायोकेमिस्ट्री की नई इजादात से बेतहाशा फायदा हुआ है। All these medical sciences have contributed, इन तमाम मेडिकल साइंसेस ने अपना हिस्सा डाला है to great strides made in medicine, मेडिसिन में जो अजीम स्ट्राइड्स हुई हैं, तरक्कियां हुई हैं, स्ट्राइड्स कहते हैं तरक्की को, अजीम बुलंदियों पे जो मेडिसिन का फील्ड गया है, इन तमाम फील्ड में उसने अपना हिस्सा डाला है। किसने? फिजियोलॉजी ने, एनाटॉमी ने, बैक्टीरियोलॉजी ने, पैथोलॉजी ने, थेराप्यूटिक्स की शाख ने, इन सब ने हिस्सा डाला है। एंड अ मेजर पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोस टू बायोकेमिस्ट्री, और इसका जो मेजर पार्ट है क्रेडिट का, यानी सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है बायोकेमिस्ट्री को जाता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि एक नई बीमारी पैदा हुई पिछले साल जिसको कोविड-19 कहा गया, बायोकेमिस्ट्री थे जिन्होंने ये पता करके दिया कि ये बीमारी वायरस से होती है। अगर वो ब्लड का सैंपल ना निकालते, उससे वायरस डिस्कवर ना करते, तो आज उसकी दवा भी ना बनती। उन्होंने पहले तो बताया ये वायरल बीमारी है, फिर उस वायरस का स्ट्रक्चर बताया कि इसका स्ट्रक्चर ये है, इसकी नस्ल ये है। जब नस्ल का पता चला तो फिर उसका इलाज का पता चला। समझ आ रही है? अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती तो आज कोरोना वायरस का इलाज अभी तक भी नहीं आया होता। ये केमिस्ट्री वाले लोग ही हैं, बायोकेमिस्ट्री, जो आपके खून के तज्जिए करते हैं, आपकी बीमारी का पता बताते हैं, फिर उसका इलाज सजेस्ट करवाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये, इस वायरस को अब आपके हवाले, इसको कैसे आप पकड़ते हो, कैसे मारते हो जिस्म में, उसके लिए दवा बनाओ। बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री को समझा जा रहा है एन इंक्रीजिंग रोल इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन,
कि इसका किरदार इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट बहुत अहम किरदार बढ़ रहा है। वेरियस ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की मुख्तलिफ शाखों में इसका किरदार बढ़ता जा रहा है। एंड बायोकेमिस्ट और बायोकेमिस्ट को जो बायोकेमिस्ट्री के माहिर होते हैं हैव फ्रीक्वेंटली बीन कॉल्ड अपॉन, उनको अक्सर कसरत से बीन कॉल्ड अपॉन बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? जैसे वायरस आया तो बायोकेमिस्ट्रिस्ट को बुलाया गया, भाई आप आए हमारी मदद करें, पहले तो खून के नमूने से ये ढूंढे कि कौन है। उन्होंने कोई किट बनाई होगी ना केमिकल की, तभी तो ब्लड सैंपल उस पे डाला और उन्होंने पता कि ये वायरस बीमारी है। फिर कोई किट बनाई होगी तो पता चला ये इस शक्ल का वायरस है। तो बायोकेमिस्ट्री थे जिनको बुलाया जाता है कसरत से टू प्रोवाइड दी स्पेशल टेक्निक, कि वो कोई खास किस्म की टेक्निक हमें दें एंड नॉलेज और इल्म दें टू द सॉल्यूशन ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम, ताकि हमारी तिब्बी प्रॉब्लम, क्लिनिकल प्रॉब्लम का कोई हल निकल सके। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, बायोकेमिस्ट्री में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है कैन लीड क्वाइट डायरेक्टली, हमारी बिल्कुल सही सिमत में हमारे लिए क्या कर रही है, रहनुमाई कर रही है। फॉर द सजेशन ऑफ रेमेडीज, बीमारियों के इलाज की, रेमेडी कहते हैं इलाज को, तरियाक को, रेमेडी कहते हैं थेरेपी इलाज, और रेमेडी REMEDY, रेमेडी तरियाक। तरियाक का मतलब क्या है? तोड़, किसी भी बीमारी के तोड़ के लिए हमारी रहनुमाई करें। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर डिस्कवरी ऑफ द स्पेसिफिक बायोकेमिकल एफिशिएंसीज इन रिकेट्स, रिकेट्स कहते हैं हड्डियों की बीमारी को जो बच्चों में होती है विटामिन डी की वजह से। पेलेग्रा, बेरी स्कर्वी एंड परनीशियस एनीमिया, ये मुख्तलिफ डिजीज हैं जो विटामिन B1, B2, B6, B12 की वजह से होती हैं। स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होती है। led rapidly to the successful therapy by rational method, वो कह रहे हैं कि इन नई बीमारियों की डिस्कवरी और ये पता चलने से कि किन केमिकल्स की वजह से ये बीमारी की हो रही है, तो उन्होंने हमारी लेड रहनुमाई की है सक्सेसफुली, कामयाबी से थेरेपी बाय रैशनल मेथड, इंतहाई मौसर अंदाज से हमने इन बीमारियों का इलाज किया। द बायोकेमिस्ट हैव प्रोवाइडेड विटामिन्स, बायोकेमिस्ट ने हमें विटामिन्स दिए हैं, हार्मोन्स दिए हैं इन प्योर कंडीशंस, खालिस हालतों में। विटामिन्स पौधों के अंदर थे, फलों के अंदर थे, उन्होंने निकालकर केमिकल की शक्ल में आपको दे दिया, आपने टेबलेट बनाकर कैप्सूल ताकत का बना लिया, सरफेक्सेड की गोली बना ली, इवियन का कैप्सूल बना दिया, तो क्या विटामिन के हार्मोन्स आपको खालिस हालत में मिल गए। इंसुलिन इंसान में बन रही है, उन्होंने निकालकर शीशी में बंद कर दी, दुकानों पर बिक रही है, आप लेते लगाते हैं, शुगर सही हो जाती है। इंसुलिन एक हार्मोन है। तो कह रहे हैं बायोकेमिस्ट ने हमें खालिस हालत में हार्मोन्स दिए हैं, विटामिन्स दिए हैं, एंड हैज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, और इन्होंने ही हमें वैक्सीन बनाने में मदद की है। जैसे मैं भी बता रहा हूं, कोविड-19 की वैक्सीन भी बायोकेमिस्ट ने ही मदद करके बनवाई है। एंटीटॉक्सिन, जहर के तरियाक बनाए हैं, सीरा बनाए हैं, एक्सेट्रा। द फील्ड ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की फील्ड, एंजाइम्स इनहिबिटर्स, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड क्लोनिंग हैव ओपनड अ न्यू एरा इन मेडिसिन। इन तमाम फील्ड्स ने, जैसे कि डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन मैपिंग, मेडिसिन के फील्ड में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया। न्यू एरा इन मेडिसिन, मेडिसिन में इनकलाब बर्पा कर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात, लेकिन ये कोई आखिरी हतमी नहीं है, यानी यहाँ बायोकेमिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। बायोकेमिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल टेस्ट एज एड इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। वो कह रहे हैं कि आखिरी बात ये है जो सबसे अहम है, बायोकेमिस्ट्री ने हमें मुहैया किए हैं लार्ज नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, तशखीसी टेस्ट, लेबोरेटरी के टेस्ट जो हमें बीमारी की तशखीस करवाते हैं, वो इन्होंने मुहैया किए हैं और उससे हमें कई बीमारियों के इल्म हुआ है। तो ये सबसे अहम बात है, बायोकेमिस्ट्री ने हमारी मदद की है। कल हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स है। मैंने बताया चैप्टर नंबर 1 आपका कोई पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैं इसको समराइज कर देता हूँ। बायोकेमिस्ट्री मैंने बताया था, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी के साथ पढ़ेंगे। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल, लाइफ के केमिकल, जैसे आपकी प्लास्टिक में कार्बन है वो आपके सेल्स के अंदर भी है, कैल्शियम भी है, तो हर चीज आपके जिस्म के अंदर है। आपके जिस्म में मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे, उनको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर तामीरी हो तो एनाबॉलिज्म, तकरीबी हो तो कैटाबॉलिज्म, और आपके जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि नमक और वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी तौर पर शामिल नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी तौर पर शामिल है, जैसे कि आपके जिस्म में ग्लूकोज
तो इन सब चीजों को आपने देखा। फिर आपने ये भी देखा कि बायोकेमिस्ट्री ने हमारी मदद की, 1950 के बाद ये फील्ड डेवलप हुआ और आज दुनिया की सबसे ज्यादा वसी तरक्की करती हुई फील्ड है। और मेडिसिन की तलाशी नई बीमारियों के इलाज ढूंढने वाले बायोकेमिस्ट को बुलाकर अपनी रहनुमाई देते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको फार्मास्यूटिक्स का दूंगा, 5 मिनट के बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, तो हमारे साथ रहिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। ठीक है।